हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में आप लोग संस्कृत के चौथे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है यहाँ पे। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लेके याद कर लेना है। अगर आप ऐसे कीजिएगा पढ़ाई तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये प्रैक्टिस सेट रोज सुबह यहाँ पे 5 बजे चलता है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे डेली लाइव आना 5 बजे नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, राजशेखर की रचना कौन सी है। इसमें से पहचानना है कि कौन यहाँ पे राजशेखर की रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुटीनीतम, सी ऑप्शन है यहाँ पे मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यहाँ पे यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे बताना है कि राजशेखर की रचना इसमें से कौन है। तो राजशेखर की रचना इसमें से कौन है, काव्य मीमांसा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। जो कैमुदी महोत्सव होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो जो कैमुदी महोत्सव होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये शरद ऋतु में हमेशा मनाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, बीरेश्वर कौन था। जो बीरेश्वर था वो कौन था। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा, बी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री, सी ऑप्शन है यहाँ पे मिथिला के राजकुमार, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिथिला के संतरी। तो यहाँ पे बताना है कि जो बीरेश्वर थे वो कौन थे। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए कि बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ए ऑप्शन है यहाँ पे आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी ऑप्शन है आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जो आलसशाला थी उसमें आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, यानी पहचानने के लिए कि इसमें कौन असली आलसी है और कौन यहाँ पे नकली आलसी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 5, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 27, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30। तो अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो 5 यहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, गर्गी एवं वाचवल्वी किसके दरबार में रहती थी। जो गर्गी थी और वाचवल्वी थी वो किस के दरबार में रहती थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे दशरथ, बी ऑप्शन है जनक, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे पांडव। तो गर्गी एवं वाचवल्वी किसके दरबार में रहती थी, तो जनक के दरबार में रहती थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कीजिएगा और साथ में आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान किससे होती है। ए ऑप्शन है धर्मों से, बी ऑप्शन है संस्कारों से, सी ऑप्शन है कर्मों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ये संस्कारों से होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। यहाँ पे बताना है कि जो सीमांतोन्नयन संस्कार है वो किस प्रकार का संस्कार है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है शैशव संस्कार, सी ऑप्शन है यहाँ पे शैक्षणिक संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वो किस प्रकार का संस्कार है,
यानी संस्कार है, तो वो जन्म पूर्व संस्कार है, यानी ये जन्म के पहले का संस्कार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कारों की संख्या कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। यहाँ पे बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, अध्ययन है, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखते रहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। जो लक्ष्मी है वो किसे वर्ण करती हैं। ए ऑप्शन है उद्योगी को, बी ऑप्शन है कामचोर को, सी ऑप्शन है लोभी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो लक्ष्मी है वो किसे वर्ण करती हैं, तो लक्ष्मी यहाँ पे उद्योगी को यहाँ पे वर्ण करती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। यहाँ पे बताना है कि जो मध्यकाल जब चल रहा था उस समय भारतीय समाज में कौन सा दोष था। ए ऑप्शन है यहाँ पे जातिवाद से उत्पन्न विषमता, बी ऑप्शन है यहाँ पे अस्पृश्यता और धार्मिक आंडवर, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। तो यहाँ पे देखिए जाति से उत्पन्न विषमता ये भी था, अस्पृश्यता भी था, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव था और जो विधवाएं थी उनका तिरस्कार हो रहा था, यानी ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। ए ऑप्शन है बंगाली समाज में, बी ऑप्शन है गुजराती समाज में, सी ऑप्शन है दलित समाज में, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय समाज में। तो स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो भारतीय समाज में थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, हितोपदेश किसकी रचना है। जो हितोपदेश है वो किसकी रचना है, इसमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन है विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन है नारायण पंडित, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्यापति। तो यहाँ पे बताना है कि जो हितोपदेश है वो किसकी रचना है, तो हितोपदेश किसकी रचना है, तो नारायण पंडित जी की है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। जो हितोपदेश है वो यहाँ पे बताना है कि कैसा ग्रंथ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे नीति परक, बी ऑप्शन है यहाँ पे पौराणिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे धार्मिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे वैदिक। तो जो यहाँ पे हितोपदेश ग्रंथ है वो कैसा ग्रंथ है, तो ये नीति परक ग्रंथ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हितोपदेश है वो कैसा ग्रंथ है, तो नीति परक ग्रंथ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। कर्ण किस देश के राजा थे। जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे अंग देश का, बी ऑप्शन है यहाँ पे बंग देश का, सी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य देश का, डी ऑप्शन है यहाँ पे हस्तिनापुर का। तो यहाँ पे बताना है कि जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे। तो कर्ण किस देश के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक देखिएगा तो आप 30 प्रश्न देखेंगे और 30 प्रश्न आपको याद भी हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, इंद्र क्या चाहता था। जो इंद्र थे वो क्या चाहते थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे भिक्षा, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है राज्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इंद्र थे वो क्या चाहते थे, तो इंद्र भिक्षा चाहते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, आज विश्व में
सभी देशों में क्या दिखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखते हैं। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है समृद्धि, सी ऑप्शन है कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखते हैं, तो कलह दिखते हैं, यानी द्वेष यानी जलन दिखता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न ये आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कलह कौन बढ़ाते हैं। जो कलह होता है वो कौन बढ़ाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे शत्रु देश, बी ऑप्शन है मित्र देश, सी ऑप्शन है राष्ट्र संघ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि कलह कौन बढ़ाते हैं। तो कलह कौन हमेशा बढ़ाते हैं, शत्रु देश बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे बताना है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वाद नारायण, बी ऑप्शन है कणाद, सी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है यहाँ पे जैमिनी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि यहाँ पे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे वाद नारायण थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वाद नारायण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, आर्यभट्टिनम किनकी रचना है। यहाँ पे बताना है कि जो आर्यभट्टिनम है वो किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे आर्यभट्ट की, बी ऑप्शन है चरक की, सी ऑप्शन है वारामिहिर की, डी ऑप्शन है यहाँ पे पराशर की। तो यहाँ पे बताना है कि आर्यभट्टिनम किनकी रचना है। तो आर्यभट्टिनम यहाँ पे किनकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की विजय नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो जो असत्य बोलते हैं यानी जो झूठ होता है उसकी विजय कभी भी नहीं होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर देखिए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है बीज, सी ऑप्शन है बालू के कण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कौन है, यानी क्या है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, यहाँ पे आत्मा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर देखिए, यहाँ पे गयंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वायु पुराण, बी ऑप्शन है यहाँ पे विष्णु पुराण, सी ऑप्शन है यहाँ पे भगवत पुराण, डी ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य पुराण। तो यहाँ पे गयंती देवा कील गीतकानी किस पुराण से लिया गया है, तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है, यानी किस कांड से ये संकलित है मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि के रामायण से। ए ऑप्शन है अयोध्या कांड, बी ऑप्शन है सुंदर कांड, सी ऑप्शन है कनिष्क कंधा कांड, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाल कांड। तो यहाँ पे बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि के रामायण से किस कांड से संकलित है, तो ये अयोध्या कांड से संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। ए ऑप्शन है 90, बी ऑप्शन है 92, सी ऑप्शन है 95, डी ऑप्शन है यहाँ पे 98। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है, तो ये 95वां सर्ग से संकलित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। जो मंदाकिनी नदी है उसमें कौन स्नान कर रहे हैं। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है यहाँ पे वंचर। तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, तो मुनि स्नान कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो स्नान कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है। जो मंदाकिनी नदी थी वो किस पर्वत के निकट बह रही है। ए ऑप्शन है चित्रकूट पर्वत के, बी ऑप्शन है यहाँ पे विंध्य पर्वत के, सी ऑप्शन है यहाँ पे हिमालय के, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेमकूट के। तो जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट बह रही है, तो वो चित्रकूट
पर्वत के निकट बह रही है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए समान कौन प्रतीत हो रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बंदर, बी ऑप्शन है यहाँ पे वंचर, सी ऑप्शन है यहाँ पे पर्वत, डी ऑप्शन है यहाँ पे मयूर। तो मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं, तो पर्वत, यहाँ पे जो पर्वत था वो प्रतीत हो रहा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अच्युत राम का शासन काल था। यहाँ पे बताना है कि जो अच्युत राम थे उनका शासन काल कब से कब तक था। यहाँ पे ए ऑप्शन है 12वीं सदी, बी ऑप्शन है यहाँ पे 16वीं सदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 8वीं सदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10वीं सदी। तो यहाँ पे बताना है कि जो अच्युत राम थे उनका जो शासन काल था वो कब तक था, तो ये 16वीं सदी तक था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना किसकी रचना है। जो यहाँ पे देखिए वरदाम्बिका परिणय है वो क्या है, एक चंपू काव्य है, और ये चंपू काव्य की रचना किसने किए थे। ए ऑप्शन यहाँ पे गंगा देवी, बी ऑप्शन यहाँ पे रामचंद्रम्बा, सी ऑप्शन है यहाँ पे तिरुलंबा, डी ऑप्शन है यहाँ पे देवकुमारी का। काफी महत्वपूर्ण है। जो वरदाम्बिका परिणय है ये क्या है, एक चंपू काव्य है, और वरदाम्बिका परिणय की रचना किसने किया था, तो तिरुलंबा ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था हमारा 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो संस्कृत के थे, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर जो भी प्रश्न आपको याद नहीं इसमें से आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, और साथ में इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न है, नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है दूसरी नदी में, डी ऑप्शन है नहर में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।